आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। स्वागत है ग्रेड अप पर, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का देखने जा रहे हैं, ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। साहू, रॉबिन ने लता जुड़ चुके हैं, नीतीश हैं हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक बहुत सारे लोग जुड़ ही चुके हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। ह्यूमन आई को अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन ले काट कर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये थोड़ा सा ओवल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। आई का वह पार्ट, जितना पार्ट हम देख पाते हैं, आंख का वह भाग जो दिखाई देता है, जो आई बॉल के बाहर होता है। आई बॉल मतलब नेत्र गोलक के बाहर होता है, जितना पार्ट दिखता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, या इसे कहते हैं दृष्टि सॉरी स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल तो नेत्र का दिखाई देने वाला भाग, दैट इज बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, इज नोन एज कॉर्निया। बाकी ये अंदर रहता है, ये आई बॉल के अंदर ये सब रहता है। नो, लाइट एंटर्स इनटू द आई थ्रू कॉर्निया। इसी कॉर्निया से होकर, ये पतला झिल्ली जैसा संरचना होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से होकर आई में लाइट एंटर करता है। बिहाइंड दिस कॉर्निया वी हैव अ मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्निया के पीछे एक डायफ्राम जैसी संरचना होती है, और इस डायफ्राम जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं आइरिस, परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में ये जो होल दिख रहा है, ये जो छिद्र है, दिस होल इन मिडिल ऑफ आइरिस इज नोन एज प्यूपिल, आंखों की पुतली। अब देखिए आइरिस डायफ्राम जैसा कैसे काम करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है। अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं आंख का, तो ये हुआ आपका आइरिस जो डायफ्राम जैसा संरचना है, ये हुआ आइरिस, है ना, परितारिका। और आइरिस के बीच में एक होल है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, आंखों की पुतली। ये होल है। तो इस आंख को ऐसे काट कर देखिएगा तो ये वाला जो आइरिस है कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा, और ये बीच में जो होल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो है ये जो आइरिस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है, ऐसे ऐसे छोटा कर देगा, फिर ये एक्सपैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा। तो आइरिस के मध्य में एक होल है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। नाउ इस आइरिस के पीछे आंखों का लेंस होता है, आइरिस के पीछे आंखों का लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आंख में? कॉनकेव या कॉन्वेक्स होता है, बताइए। तो इसके पीछे होता है आंखों का लेंस। टेल मी द नेचर ऑफ लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, कॉनकेव या कॉन्वेक्स पढ़ा चुका हूं मैं ये। तो इसके पीछे होता है आंखों का लेंस, नेत्र लेंस होता है। कॉन्वेक्स होता है, वेरी गुड, वावना मनप्रीत, प्रशांत कश्यप, स्नेहलता, वेरी गुड वेरी गुड, प्रियरंजन कुमार सिंह, बहुत खूब। कॉन्वेक्स लेंस होता है, अर्पित, नेहा, आशीष, सभी का सही उत्तर है। अब इस नेत्र लेंस को अपने पोजीशन पर बनाए रखता है, अपने स्थान पर बनाए रखती है कुछ मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियां। इन मांसपेशियों को, इन मसल्स को हम लोग कहते हैं व्हाट? सिलियरी मसल्स। इन मांसपेशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। तो सिलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस को अपने पोजीशन पे बनाए रखना, और आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना। आप जानते हैं कि हमारी आंखें दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं। इसका मतलब क्या है? कि आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती होगी। देखिए अगर हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ फिक्स होता तो या तो हम सिर्फ नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते, या फिर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते। हमारी आंखें दूर और नजदीक दोनों जगह की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं, मतलब हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होगी, और ये परिवर्तन करता है कौन? तो सिलियरी मसल्स करता है। फिर होता है आंखों का पर्दा। फिर होता है आंखों का पर्दा, स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो फिर होता है हमारा आंखों का पर्दा। ये देखिए नेत्र लेंस के पीछे है, ये आंखों का पर्दा, ये आंखों का पर्दा, जिसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना बोले तो दृष्टि पटल। तो ये आंखों का पर्दा हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। सो रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना का वह भाग जहां से रेटिना का वह भाग जहां से रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, ये क्या है? ये है सब के सब ऑप्टिक नर्व्स, दृक तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं। तो रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। क्यों कहते हैं? आगे बताऊंगा। अंध बिंदु। तो रेटिना का वह पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ चली जाएंगी? ब्रेन में चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी? ब्रेन को जाएंगी। और नेत्र में जो इमेज बनता है उसकी सेंसेशन ब्रेन को ले जाती है ये, और आप देख पाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएगी। तो रेटिना का वह भाग जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये है हमारे आंखों का मतलब पार्ट। अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं। कॉर्निया, आंखों का निकला हुआ भाग, वो लिख दिया है मैंने, आगे सब लिखा हुआ है।
अभी तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबका पॉइंट अभी एक एक करके मैंने लिख रखा है ना। ठीक है जी। अच्छा, हरियाणा डे है आज, सभी को मुबारक हो भाई जो भी हरियाणा के लोग हैं। तो ये आंखों का लेंस। अब चलिए उसके एक एक पार्ट को देख लेते हैं। पहला पार्ट है आंखों का कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल या कॉर्निया भी ऐसे लिख सकता है। कॉर्निया क्या है? बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई, नेत्र का दिखाई देने वाला भाग। ये जितना पार्ट आंखों का दिख रहा है, बाकी तो अंदर रहता है, थोड़ा सा ही पार्ट दिखता है, सारा पार्ट पीछे है ना, बूंद के अंदर, जिसको आई बॉल कहते हैं। तो ये नेत्र का दिखाई देने वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। एंड लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। ओके, ठीक है जी। तो इसी से होकर नेत्र जो है वो प्रवेश करता है आंखों में, जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस। आइरिस बताया था कि आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह है कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे ये होता है आइरिस। ये है आइरिस, ठीक है। हमने ऐसे काट कर देखा है, एक्चुअली आइरिस सामने से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा आइरिस, ये ऐसे देखिए, ये है आइरिस। आइरिस क्या एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे देखिए, अगर आप अगर आप डिम लाइट में हैं, अगर आप डिम लाइट में हैं तो आपको देखने के लिए ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता है, तो आपका कॉर्निया सॉरी आइरिस ऐसे है, ये डिम लाइट में है, कम रोशनी में। मान लिया आपका आइरिस ऐसे है, प्यूपिल एक्सपैंड किया हुआ है, बड़ा है, और ढेर सारा लाइट आपके आंख में जा रहा है और आप देख पा रहे हैं। लेकिन आप ब्राइट लाइट में चले गए, बहुत तेज रोशनी में चले गए, तो ज्यादा लाइट जो है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेंस को। तो ये क्या होगा कि आइरिस क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा और प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा। कम लाइट में ही आप देखने में सक्षम रहेंगे। तो ये आइरिस क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है। तो आइरिस का काम क्या होता है कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर, देखिए आप ब्राइट लाइट में गए तो ये क्या करेगा कि ये मतलब फैल जाएगा और कॉर्निया का साइज छोटा हो जाएगा। डिम लाइट में गए तो एक्सपैंड होकर कॉर्निया का साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो ये आइरिस, और आइरिस के बीच में एक होल है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, पुतली। और आइरिस का मतलब क्या होता है, परितारिका। तो आइरिस क्या है, एक डार्क स्ट्रक्चर है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो यह कॉर्निया के पीछे होता है और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और ठीक ऐसा ही काम करता है कैमरा में जो डायफ्राम होता है। कैमरा में जो डायफ्राम होता है वो कैमरा के अंदर लाइट कितना एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया कि कैमरे के डायफ्राम के जैसा आंख का कौन सा भाग काम करता है। तो उत्तर होगा आइरिस। इट एक्ट्स एज डायफ्राम ऑफ अ कैमरा, इट एक्ट्स एज अ डायफ्राम ऑफ अ कैमरा। ये कैमरे के डायफ्राम के जैसा काम करता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई प्रोवाइड्स द कलर टू द आई, आंसर शुड बी आइरिस। ये आइरिस जो है वो आंखों को रंग भी प्रदान करता है। तो इसका काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। एक एमसीक्यू ये हो गया, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, छोटा बड़ा करना प्यूपिल के साइज को, लाइट के हिसाब से एडजस्ट करना। फिर आंखों को रंग देना, ये नीली आंखें, काली आंखें, गुलाबी आंखें जो भी आपने देखी होंगी, वो सब आइरिस की वजह से होती हैं। फिर कैमरे के डायफ्राम के जैसा कौन काम करता है, तो उत्तर होगा क्या, आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल कह रहे हैं, आंखों की पुतली कह रहे हैं। तो लिख दिया मैंने, अ होल इन मिडिल ऑफ आइरिस इज नोन एज प्यूपिल। परितारिका के मध्य एक गोल छिद्र प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल का काम होता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। यह नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन देता हूं, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, कॉर्निया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर होगा प्यूपिल। लेकिन अगर प्यूपिल ऑप्शन में नहीं है तब उत्तर हो जाएगा क्या, आइरिस, क्योंकि आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस ही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और फिर प्यूपिल जो है वो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन ऑप्शन में आइरिस और प्यूपिल दोनों है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, प्यूपिल को देंगे। तो अगर क्वेश्चन होता है कि नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो होगा प्यूपिल। प्यूपिल ऑप्शन में नहीं है तब क्या हो जाएगा, आइरिस। दोनों ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी हम देंगे प्यूपिल को। फिर होता है सिलियरी मसल्स। पक्षमाभी पेशियां। सिलियरी मसल्स के दो काम होते हैं, ये है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम होता है नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखना, है ना। द आई लेंस इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स। ये नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखता है। दूसरा काम है कि सिलियरी मसल्स चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है। नजदीक का देखना है तो नेत्र लेंस को मोटा बना देगा, मतलब फोकल लेंथ कम कर देगा। दूर का देखना है तो लेंस को पतला बना देगा खींच कर ऐसे। तो ये फोकल लेंथ को चेंज करके हमें दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। तो सिलियरी मसल्स के दो फंक्शन याद रखेंगे, यह नेत्र लेंस को अपने स्थान पे देखिए बना के रख रहा है और इसके फोकल लेंथ को भी चेंज कर रहा है। फिर लेंस, आंखों में जो लेंस होता है उसका काम होता है कि प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाना, फोकस करना, इमेज को फोकस करके रेटिना पे प्रतिबिंब बनाना। तो अभी नेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर उनका प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनाता है। ये हुआ पहला काम।
लेंस बना होता है किसका? तो लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना होता है। और लेंस कैसा है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना? इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों साइड क्या है? कॉन्वेक्स है, दैट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से द्वि उत्तल लेंस होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा सुपर डुपर हिट है कि लेंस के द्वारा जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है? तो इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आप जानते हैं कि कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है ना। तो इमेज बनाना है किसी बिंदु पे, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, रियल इमेज बनाएगा, तभी तो आप इसको देख पाओगे। अगर ये मान लिया कि कॉन्केव लेंस होता तो ये इसको डाइवर्ज कर देता, और किसी पॉइंट पे इमेज बनाना है तो ये बना नहीं पाता। फिर होता है रेटिना। रेटिना देखिए, ये वाला जो पार्ट है लेंस के पीछे जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, सो दिस इज योर रेटिना। रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल हिंदी में, एंड इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। ये आंखों का पर्दा होता है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ह्यूमन आई एक्ट्स एज फिल्म ऑफ अ कैमरा। तो कैमरे के फिल्म के जैसा काम कौन करता है? तो यही रेटिना होगा। सो इट एक्ट्स एज फिल्म ऑफ अ कैमरा, या कैमरे के फिल्म के जैसा कार्य करता है। तो ये आंखों का पर्दा है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर दो प्रकार की फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना हैज टू टाइप्स ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स का मतलब क्या हुआ? प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, मतलब वो कोशिकाएं जो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं। तो रेटिना पर दो प्रकार की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। एक सेल का नाम होता है रॉड्स, जिसको रॉड सेल्स भी कहते हैं। दूसरे टाइप का जो सेल्स है उसका नाम है कून, जिसे कून सेल्स भी कहते हैं। तो रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है रॉड सेल्स, शलाका कोशिकाएं, और दूसरे का नाम है कून सेल्स, शंकु कोशिकाएं। ये जो रॉड सेल्स होती हैं, इट इज सेंसिटिव फॉर dim लाइट। जो कम प्रकाश में या मंद प्रकाश में आप देख पाते हैं, वो रॉड सेल्स की वजह से देख पाते हैं। तो छाया अथवा अंधकार अथवा कम लाइट में देखने के लिए उत्तरदायी जो कोशिकाएं हैं रेटिना पे, उसका नाम है रॉड। नाउ वी हैव कोन और कोन सेल्स। दे आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर्स। तो ये सब देखिए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं। मतलब तीव्र प्रकाश में, मतलब अधिक रोशनी में, और रंगों को जो देख पाते हैं वो कोन सेल्स की वजह से देख पाते हैं। तो जो शंकु कोशिकाएं होती हैं ये तेज प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में तथा रंगों को देखने के लिए संवेदनशील होती हैं। इज इट क्लियर? मतलब रेटिना स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनता है। कैमरा का जो फिल्म होता है, पहले कैमरा में फिल्म होता था इस तरह से, जिसपे इमेज बनता था। पीछे ये कैमरा हुआ, ये लेंस लगा हुआ, इसके पीछे ये रील होती थी, फिल्म होती थी, इस पे इमेज बनता था। ठीक है, तो कैमरे के फिल्म के जैसा काम कौन करता है? क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया कि ह्यूमन आई कैसा काम करता है। ह्यूमन आई किसके जैसा काम करता है? कैमरा के जैसा काम करता है, माइक्रोस्कोप के जैसा काम करता है, टेलीस्कोप के जैसा काम करता है, टेलीस्कोप के जैसा काम करता है, नन ऑफ दिस। बताइए ह्यूमन आई किसके जैसा काम करता है? ये देखिए लाइट आएगा, तो लाइट आएगा तो कन्वर्ज करके यहाँ पे इमेज बनाएगा, इमेज बनाएगा रेटिना पे। तो रेटिना किसके जैसा काम करता है? स्क्रीन के जैसा काम कर रहा है ना। हाँ, तो ह्यूमन आई कैमरे के जैसा काम करता है, कैमरे के जैसा काम करता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा था। समझ में आया स्क्रीन कहने का क्या मतलब हुआ? अमनदीप कोई पूछ रहे थे शायद। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो वन विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड कोमल। प्रमार, प्रशांत, अमनदीप। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डिम लाइट में जो आप देख पाते हैं उसके लिए कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? तो रॉड सेल्स। रंगों को और तीव्र प्रकाश में देखने के लिए सक्षम कौन बनाती हैं? कौन सेल्स। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट बर्ड्स, नाइट बर्ड्स मतलब रात्रि चर पक्षी, रात्रि चर पक्षी जैसे कि उल्लू वगैरह में कौन ज्यादा होगा? रॉड्स ज्यादा होगा कि कौन ज्यादा होगा? बताइए। रात्रि चर पक्षियों जैसे कि उल्लू इत्यादि में कौन सी कोशिकाएं अधिक होंगी? टेल मी। इन नाइट बर्ड्स विच वन इज ग्रेटर इन नंबर, रॉड्स और कौन? सो इम्तियाज इज सेइंग रॉड्स विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। आशुतोष, हिमांशु, एकता, अमनदीप, निखिल, मनप्रीत कौर, प्रियरंजन, अन्नू, ओके, शालिनी, कुलदीप, राहुल, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ में। सो इन नाइट बर्ड्स रॉड्स आर ग्रेटर देन कोन्स, क्योंकि रात्रिचर पक्षियों को रात में निकलना होता है, तो रात में कम रोशनी होती है, और कम रोशनी में देखने के लिए सक्षम बनाती है रॉड्स। सो रॉड्स आर ग्रेटर इन नंबर देन कोन्स। नाउ वी हैव एक्वस ह्यूमर, जिसको नेत्रोद द्रव कहते हैं। व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? सी, दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द आइलेंस। कॉर्निया और आइलेंस के बीच एक लिक्विड फील्ड होता है। दिस लिक्विड इज नोन एज व्हाट? एक्वस ह्यूमर।
तो द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. नाउ वी हैव सेकंड लिक्विड व्हिच इज नोन एज विट्रियस ह्यूमर, काचाव द्रव. लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये लेंस और रेटिना, ये रेटिना हुआ, तो लेंस एंड रेटिना के बीच दूसरा लिक्विड होता है, इसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर. तो लिख दिया मैंने, द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर. लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको हम मतलब विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है. अंध बिंदु क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय अंध बिंदु. रेटिना का वह पार्ट, रेटिना का वह पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं. रेटिना का वह पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, वहां पर रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं. रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होने के कारण रेटिना का यह पार्ट लाइट के लिए इंसेंसिटिव होता है, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट. सो लिख दिया मैंने कि इट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना व्हिच इज इंसेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग मैकुला लुटिया भी कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं. ठीक है, तो पीत बिंदु के ठीक नीचे वह स्थान जहां से रेटिना के समझ संवेदी कोशिकाएं निकलने वाली तंत्रिकाएं एक साथ इकट्ठा होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं, अंध बिंदु कहलाते हैं, क्योंकि इस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, क्योंकि शलाका और शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं. एक और होता है येलो स्पॉट. तो एक और पॉइंट है जिसका नाम है येलो स्पॉट, यहां से क्वेश्चन अक्सर मिलेगा. पीत बिंदु, येलो स्पॉट जो है रेटिना का वह पार्ट है जो लेंस के बिल्कुल सामने होता है, और यहाँ पे रॉड्स और कोन्स बहुत अधिक संख्या में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे शार्प इमेज बनता है, सबसे शार्प इमेज बनता है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना का वह भाग जहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम येलो स्पॉट कहते हैं, और येलो स्पॉट को सॉरी मैकुला ल्यूटिया येलो स्पॉट को कहते हैं. तो रेटिना के किस भाग पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, द पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर डिस्टिंक्ट और शार्प इमेज इज फॉर्म्ड, आंसर शुड बी येलो स्पॉट. नाउ वी हैव पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता क्या होती है. आप जानते हैं कि हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख लेती हैं. कैसे? हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख लेती हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके. किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है. आंखों की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं. सो समंजन क्षमता को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. दिस पावर ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती हैं आंखों के फोकस दूरी को परिवर्तित करके. किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स की सहायता से. आंखों की ये क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है. फिर होता है रेंज ऑफ विजन, दृष्टि परास क्या होती है. देखिए हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक स्पष्ट देख पाती हैं. इसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन. इन्फिनिटी बोले तो चांद, सूरज, सितारे, ये सब कहाँ पे है? अनंत पे है. और 25 सेंटीमीटर से नजदीक भी अगर आप ऑब्जेक्ट को लाइएगा तो आपको धुंधला दिखेगा. आप बहुत आंखों से बहुत करीब लाकर कोई किताब पढ़िए, थोड़ी देर तक आपकी आंखों में दर्द आने लगेगा, आंसू आने लगेंगे. तो हमारी आंखें स्पष्ट कहां से कहां तक देख पाती हैं? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन. अगर 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक वस्तु को लाते हैं तो वो ब्लर्ड दिखता है, धुंधला दिखता है. 25 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट और LDDV. क्या बोलते हैं 25 सेंटीमीटर को? निकट बिंदु. निकट बिंदु या LDDV का मतलब क्या हुआ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी. LDDV का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी. मतलब इससे और नजदीक लाएंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा. सो लीस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी? 25. इससे और निकट लाएंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा. इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? फार पॉइंट, दूर बिंदु. तो अगर किसी आदमी का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, मतलब उसकी आंखें नॉर्मल है, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर किसी का नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया या फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया या दोनों ही डिस्टर्ब हो गए तो हम कहते हैं कि उसकी आंखों में दोष है ना, डिफेक्ट है उसके विजन में. और उसको कैसे करेक्ट करेंगे देखेंगे हम लोग. तो डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए, मैंने समझाई दिया, एक बार इसको पढ़ लीजिए. नियर पॉइंट क्या है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट व्हिच द ऑब्जेक्ट कैन सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज नोन एज नियर पॉइंट और LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट कहां होता है? 25 सेंटीमीटर होता है. फिर फार पॉइंट होता है क्या? द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ह्यूमन आई एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट. नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट कहां पे होता है? इन्फिनिटी पे होता है. ठीक है. एक और चीज होती है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परसिस्टेंस ऑफ विजन, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध. सबसे पहले याद रखिएगा कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है 1/16 ऑफ अ सेकंड. ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है इसको समझिए. ये कोई आदमी है, इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है. ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब इसकी आंखों के रेटिना पे इसका इमेज बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इसकी आंखों के सामने से हटा भी लें तब भी इस वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पे ठहरा रहेगा, रुका रहेगा, परसिस्ट करेगा. कितने सेकंड तक? 1/16 ऑफ अ सेकंड तक. इसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्ट मतलब क्या होता है? ठहरा रहना, रुका रहना. तो अगर वस्तु को निगाहों के सामने से हटा भी लिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर 1/16 ऑफ अ सेकंड तक रुका रहता है, ठहरा रहता है. आंखों की इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस आदमी की आंखों के सामने इसका प्रतिबिंब इसके रेटिना पे बना हुआ है, इसको ये देख पा रहा है. अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसकी आंखों के सामने से हटा भी लें तब भी इसका इमेज इसके रेटिना पे 1/16 सेकंड तक बना रहेगा. इस बीच अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके सामने आ गया तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को ये अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. और इसी का फायदा उठाते हैं हम लोग सिनेमा देखने में.
सिनेमा देखने में क्या होता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन का ही फायदा उठाते हैं। जैसे होता क्या है कि हीरो ने यहाँ से यहाँ तक अगर हाथ उठाया है तो यहाँ से यहाँ तक हाथ उठाने के दौरान हर मोमेंट का पिक्चर लिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक हाथ उठाने के दौरान जैसे यहाँ से यहाँ हाथ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब 20 पिक्चर होंगे यहाँ से यहाँ तक हाथ उठाने के दौरान, और इन पिक्चर को आपकी आंखों के सामने से ऐसे गुजार दिया जाएगा कि अभी एक का प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बना ही हुआ है कि दूसरा आ गया, तीसरा ला दिया गया, चौथा ला दिया गया, तो आपकी आंखें इन पिक्चर्स को अलग अलग डिटेक्ट ना कर पाएगी, उनको लगेगा ये कंटिन्यूअसली चल रहा है ऐसे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिनेमा हॉल में हम लोग सिनेमा देख पाते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण, पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण, तो उधर था परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/16 ऑफ अ सेकंड तक बना रहता है। अतः यदि वस्तु को आंख के सामने से हटा भी दिया जाए तो वस्तु 1/16 सेकंड तक दिखाई देती रहती है। दृष्टि का यह गुण कहलाता है दृष्टि निर्बंध, और इसी के कारण हम सिनेमा हॉल में मूवी पिक्चर्स देख पाते हैं। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन वी आर एबल टू सी सिनेमा पिक्चर्स इन अ सिनेमा हॉल। तो बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं है। अब आते हैं हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, दृष्टि दोष और उनका निवारण या उनका संशोधन। पहला दोष है मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता। ठीक है, अब देखिए जिस नाम से दोष होगा, नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मतलब बोला ठीक होगा। तो नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इसमें वस्तु जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, नजदीक की वस्तुओं को तो सही सही देख पाएगा, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसे नहीं दिखेगा, दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाएगा। जैसे ऐसा आदमी किताब तो बिल्कुल सही सही पढ़ लेगा, लेकिन दूर से आती हुई बस का नंबर उसे दिखाई नहीं देगा। ऐसा विद्यार्थी अपनी किताबें तो आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई राइटिंग उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो लिख दिया है कि पर्सन कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस दृष्टि दोष में निकट रखी हुई वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन दूर नहीं दिखेगा। तो टेल मी इस डिफेक्ट में अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा, प्रभावित बिंदु कौन सा होगा, नियर पॉइंट के फार पॉइंट, टेल मी। तो आप एक आदमी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर बिंदु प्रभावित होगा, तो प्रभावित बिंदु होगा फार पॉइंट, मतलब दूर बिंदु, तो दूर बिंदु प्रभावित होगा। अच्छा, नॉर्मल आई का फार पॉइंट कहां होता, वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया। नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, अनंत, लेकिन मायोपिक आई का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से ज्यादा कि इन्फिनिटी से कम, तो आप कहेगा भाई लेस देन इन्फिनिटी, अनंत से कम हो जाएगा, तभी तो अनंत पर रखी हुई वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देंगी। तो फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इन्फिनिटी, दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। देखिए ये कॉर्निया हुआ और ये रेटिना हुआ, ये लेंस हुआ। तो होता क्या है इस बीमारी में कि इमेज जो है ना वो रेटिना से पहले बन जाता है। ये इमेज यहाँ पे बन गया, ये है रेटिना, तो इमेज रेटिना से पहले बन गया। अब देखो इमेज रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बन जाए, आप इमेज को देख नहीं पाओगे। इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनेगा तभी उस इमेज को देख पाओगे, क्योंकि रेटिना पे ही होते हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स, रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं ब्रेन को। तो ये इमेज रेटिना से पहले बन रहा है तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो देखिए ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हो क्या रहा है इस बीमारी में, हो क्या रहा है इस बीमारी में, इमेज जो है ना वो रेटिना से पहले बन गया, रेटिना से पहले बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया, यहाँ है रेटिना। तो आप बताइए कि पावर लेंस का बढ़ गया होगा कि घट गया होगा, बनाना चाहिए था, यहाँ पहले ही बना दिया, इसका मतलब पावर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो एक वजह तो ये हो सकती है इसकी कि द पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स हाई, नेत्र लेंस की क्षमता अत्यधिक हो गई होगी। या दूसरी वजह भी हो सकती है कि भाई पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, पावर बिल्कुल सही सलामत है आंखों का, पावर बिल्कुल मतलब ठीक है, पावर बिल्कुल ठीक है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेज ये लेंस जो है रेटिना पे सही सही बना रहा है, ये है ना, इमेज बन रहा है रेटिना पे, देखिए। लेकिन हुआ क्या कि आई लेंस सॉरी आई बॉल मान लिया चोट लगने के कारण, किसी और कारण ये लंबा हो गया, ये ऐसे लेंथ इंक्रीज कर गया इसका, आई बॉल क्या हो गया, लंबा हो गया, रेटिना यहाँ था शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। तो भाई अब इसका पावर तो चेंज होगा नहीं, लेंस का पावर वही है, यहीं पे बनाएगा ये प्रतिबिंब, लेकिन रेटिना यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, फिर भी इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा और आप देख नहीं पाओगे। तो किसी एक पावर को पिक करके इसका हम लोग निवारण करते हैं कि पावर बढ़ गया है, लेंस का पावर बढ़ गया है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिक्रीज इट्स पावर। So we should use same nature of lens or opposite nature of lens। अब इसका पावर घटाना है तो समान प्रकृति का लेंस लगाइएगा कि अलग प्रकृति का लेंस लगाइएगा। तो आप कहिएगा कि भाई आई लेंस में कैसा लेंस होता है, आई लेंस कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स। इसका पावर घटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के सुटेबल पावर का चश्मा लगाने से ये दोष जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसका निवारण हम कैसे करेंगे, इसका संशोधन कैसे करेंगे, कॉन्केव लेंस के सुटेबल पावर का उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा लगाने से ठीक हो जाएगा। So we should use opposite nature of lens of suitable power. So myopia can be corrected by using spectacles containing concave lens of suitable power. Is it clear? तो बस इतनी बातें याद रखनी है। नजदीक का नहीं दिखता, दूर का सॉरी नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। प्रभावित बिंदु कौन सा, दूर बिंदु अनंत से कम, इमेज रेटिना से पहले, क्यों, क्योंकि पावर बढ़ गया है, पावर को घटाना है, कॉन्केव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। अब है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा जो दोष है आपका वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता। हाँ बिल्कुल सोच नाउ, नाम देखिए क्या है, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, है ना। पर्सन कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सॉरी दूर की वस्तु दिखेगी, मतलब जिस नाम से दोष है वो सही है, दूर की वस्तुएं दिखेंगी पर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेगा, नजदीक की वस्तुएं इसको नहीं दिखेंगी। ऐसा आदमी जो है अपनी किताबें सही से नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है।
तो पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, निकट रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। तो बताइए अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा, प्रभावित बिंदु क्या होगा इस रोग में? तो आप कहिएगा कि नजदीक का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब नियर पॉइंट प्रभावित होगा, निकट बिंदु प्रभावित होगा। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब बताइए प्रभावित नेत्र का निकट बिंदु क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर से ज्यादा? तो याद रखिएगा मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखा हुआ है उसको नहीं देख पाएगा, दूर रखकर पढ़ेगा। आपने देखा होगा किसी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया है तो अखबार काफी दूर ले जाकर पढ़ेगा, अपनी आंखों से दूर ले जाकर पढ़ेगा। ये जो नॉर्मल डिस्टेंस पर जो हम लोग रख के पढ़ते हैं वहां पे अगर ये अखबार रखेगा तो इसको नहीं दिखेगा। ज्यादातर ये लोग बुढ़ापे में होता है तो देखिएगा अपने से काफी दूर हटाकर अखबार या कोई बुक वगैरह आदमी पढ़ेगा। और इसमें इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। इमेज कहां बनेगा, रेटिना के पीछे। इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड ऑफ रेटिना, तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन जाएगा, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनेगा। मैंने बोला था कि इमेज अगर रेटिना पे बनेगा तभी आप देख पाओगे, इमेज रेटिना से पहले या रेटिना के पीछे बनेगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो इमेज रेटिना के पीछे बनता है। वजह क्या रही होगी भाई, इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, बनना चाहिए था यहाँ पे दूर कहीं जाकर फोकस हो रहा है, इसका मतलब आंखों का जो पावर है वो घट गया होगा, आंखों का पावर घट गया होगा, तभी तो यहाँ पे फोकस करना था, आगे कहीं जाकर फोकस हो रहा है। तो एक वजह हो सकती है कि पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स लो, नेत्र लेंस की क्षमता घट गई होगी। या दूसरी वजह भी हो सकती है कि पावर सही है, नो डाउट पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस के पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस बिल्कुल सही सलामत है, रेटिना पे इमेज बन रहा है, रेटिना पे इमेज बन रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी कारणवश ये आई लेंस छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, रेटिना था यहाँ लेकिन शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया। बहुत सारी वजह हो सकती है, चोट लग सकती है और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो भाई नेत्र लेंस तो इमेज तो यहीं पे बनाएगा ये, अब रेटिना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है तो लेंस क्या करेगा इसमें, तो रेटिना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है तो इस केस में भी इमेज रेटिना से बाद में बनेगा, तो आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये दो वजह हो सकती है, किसी एक कॉज को पिक करते हैं। देखिए पावर घट गया है, पावर को बढ़ाना है तो हम सेम नेचर का लेंस यूज करेंगे कि अपोजिट नेचर का, तो आप कहेगा हमें सेम नेचर का लेंस यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें पावर को वहाँ पे घटाना था तो अपोजिट नेचर, यहाँ पे बढ़ाना है तो सेम नेचर का लेंस यूज करके बढ़ा देंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि नजदीक का दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। प्रभावित बिंदु कौन होगा इसमें, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, क्यों, क्योंकि पावर कम हो गया है, पावर को बढ़ाना है तो सेम नेचर का लेंस यूज करेंगे चश्मा। लेकिन एक और बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं परेस बायोपिया, जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जरा दृष्टिता। इस बीमारी में पर्सन ना तो दूर की वस्तुओं को सही सही देख पाता है ना ही नजदीक की वस्तुओं को, दैट इज पर्सन कांट सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति पास तथा दूर दोनों जगह की वस्तुओं को नहीं देख पाता। वजह क्या होती है कि ओल्ड एज के कारण, बुढ़ापे के कारण सीलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां और आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है, आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है मतलब जो लचीलापन है, आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है आंखों का, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी जो आंखों की समंजन क्षमता है वो घट जाती है। समंजन क्षमता क्या था कि सीलियरी मसल्स के हेल्प से आई लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके हमारी आंखें दूर और नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती थी, इसको हम बोलते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हुआ क्या कि बुढ़ापे के कारण सीलियरी मसल्स और आई लेंस की इलास्टिसिटी डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन घट गया, जिसकी वजह से ना तो दूर ना तो नजदीक की वस्तुओं को आदमी देख पाता है। और इस दृष्टि दोष का निवारण जो है वो बाईफोकल लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा लगाने से दूर हो सकता है। द्विफोकसी लेंस का चश्मा आपको लगाना पड़ेगा इस तरह से, ऊपर होगा निगेटिव दूर देखने के लिए और नीचे होगा पॉजिटिव नजदीक देखने के लिए। तो ऊपर में हम यूज करेंगे मायोपिया को सही करने के लिए और नीचे यूज करेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए। तो नीचे यूज करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है पॉजिटिव, नीचे यूज करेंगे ऊपर यूज करेंगे कॉन्केव लेंस का पावर होता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ऊपर रखते हैं दूर देखने के लिए और नीचे रखते हैं नजदीक देखने के लिए, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। एक और बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, अक्सर आपके एग्जाम में ये मिल जाता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि पर्सन एक प्लेन में तो सही देख पाता है, एक तल में सही दिखेगा, दूसरे प्लेन में चीजें आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। तो इस बीमारी में क्या होता है कि आदमी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को तो स्पष्ट देख पाता है, क्षैतिज दिशा में देख पाता है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसे वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। मतलब एक तल में वस्तु स्पष्ट होगा तथा दूसरे तल की वस्तु स्पष्ट नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें एक प्लेन में जो ऑब्जेक्ट है वो तो फोकस में होता है, देखिए एक प्लेन में ऑब्जेक्ट फोकस में होता है लेकिन जो दूसरा प्लेन है उसमें ऑब्जेक्ट फोकस में नहीं होता, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो पूछा गया है कि डिसऑर्डर इन व्हिच ऑब्जेक्ट्स इन वन प्लेन अपीयर्स इन फोकस व्हाइल इन अनदर प्लेन आर आउट ऑफ फोकस, व्हाट इज द डिसऑर्डर, द आंसर शुड बी एस्टिग्मेटिज्म।
और इसकी वजह क्या होती है, इसका कॉज क्या होता है, अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया और इरेगुलर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की सतह का अनियमित हो जाने के कारण ये बीमारी आती है। जैसे कॉर्निया का शेप ऐसा रहता है, लेकिन ये मान लिया इरेगुलर हो गया, इस तरह से हो गया, अनियमित हो गया, इरेगुलर शेप का हो गया, अनइवन हो गया सरफेस, तो ये बीमारी आ जाती है। और करेक्शन ही इसका पूछा गया है बार बार कि अबिंदुकता को किस लेंस के चश्मे के द्वारा करेक्ट करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा पहनिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया, लास्ट स्लाइड। एक और बीमारी होती है कैटरेक्ट, जिसको हम सफेद मोतिया या मोतियाबिंद कहते हैं, इसको सफेद मोतिया भी कहते हैं, सफेद मोतिया। क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि एक ऐसा दृष्टि दोष जिसका निवारण किसी भी प्रकार के चश्मों से नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन केवल शल्य चिकित्सा के द्वारा ही संभव है, वो बीमारी कौन सी है? तो उत्तर था कैटरेक्ट। द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेज, द ओनली रेमेडी इज सर्जरी, टेल मी द डिफेक्ट, योर आंसर शुड बी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है कि आई लेंस क्लाउडी होता जाता है, तो बिल्कुल ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। ओपेक तो सफेद मोतिया भी कहते हैं, सफेद मोतिया। क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि एक ऐसा दृष्टि दोष जिसका निवारण किसी भी प्रकार के चश्मों से नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन केवल शल्य चिकित्सा के द्वारा ही संभव है, वो बीमारी कौन सी है? तो उत्तर था कैटरेक्ट। द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेज, द ओनली रेमेडी इज सर्जरी, टेल मी द डिफेक्ट, योर आंसर शुड बी कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है कि आई लेंस क्लाउडी होता जाता है, धुंधला होता जाता है। तो आई लेंस धीरे 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 धुंधला होता जाता है और अंत में बिल्कुल ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, और आदमी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो एक मेडिकल कंडीशन है कैटरेक्ट, क्या है? एक मेडिकल कंडीशन जिसमें आई लेंस धीरे 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 धुंधला होता चला जाता है और लास्ट में बिल्कुल ओपेक हो जाता है और आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बीमारी को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। अब इसका निवारण किसी भी लेंस के द्वारा आप नहीं कर सकते, इसका निवारण केवल सर्जरी से ही संभव है, शल्य चिकित्सा से ही संभव है। शल्य चिकित्सा के द्वारा ये जो क्लाउडी लेंस है उसको हटाकर आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे लगा दिया जाता है। जेनेटिक तो होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज है। जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज वाला चैप्टर नहीं देखा क्या? जेनेटिक डिजीज पढ़ाया मैंने, डिजीजेस, हेल्थ एंड डिजीजेस वाला टॉपिक देखिएगा। एक और बीमारी होती है ग्लूकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि आई प्रेशर यानी नेत्र दाब बढ़ जाने के कारण ऑप्टिक नर्व्स, दृक तंत्रिकाएं डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो एक मेडिकल कंडीशन जिसमें आई प्रेशर, जिसको इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आई प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती है। और जब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा? जो इमेज बनेगा उसकी सेंसेशन ब्रेन के पास नहीं जाएगी, तो आप देख ही नहीं पाएंगे चीजों को, तो आदमी इसमें बिल्कुल अंधा हो जाता है। और लास्ट स्टेज में इसका कोई इलाज नहीं है। शुरुआती दौर है अगर ग्लूकोमा का तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, लास्ट स्टेज में आप इसके विजन को परसिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ग्लूकोमा बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें फ्लूइड प्रेशर आंखों का बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन बताइए, स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड, आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब इश्क मत कह दीजिएगा कि आंखों के अध्ययन को इश्क कहते हैं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, सुना है ना शेर, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, ये हिस्ट्री, ये फलसफा, ये मैथमेटिक्स, ये सब जानना भी अहम है, पर क्या उसके घर का पता जानते हो? तो बताइए स्टडी ऑफ आई क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ आई क्या कहलाती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। इसको भी याद कर लीजिए, जब इतना पढ़ ही रहे तो एक चीज और याद करने में क्या दिक्कत है। ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, आंखों का अध्ययन। तो
ये था आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई में कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है?